बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग लाहौर और मैं आपकी होस्ट जन्नत जमशेद आपके सामने हाजिर हूँ। नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, अपने प्यारों के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे। और आज है फ्राइडे, जुमे का दिन। तो सबसे पहले मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से तमाम देखने वालों को, बल्कि तमाम मुस्लिम उम्मा को जुम्मा मुबारक हो। फ्राइडे वैसे भी हम कहते हैं ब्लेसिंग डे है और इस दिन का हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और जो भी हमारी ख्वाहिशात हैं, तमन्नाएं हैं और जो भी हम अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं तो हम इस दिन खुलकर मांग सकते हैं, अपने अल्लाह ताला के सामने झुककर दुआ करके। तो फ्राइडे के साथ साथ एक सूथिंग एहसास भी होता है। वो एहसास कुछ इस तरह का होता है कि फ्राइडे के बाद हफ्ता है, हफ्ते के बाद इतवार है, मतलब 2 छुट्टियां हैं और इन 2 छुट्टियों में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो फ्राइडे वाले दिन टू डू लिस्ट बना लेते हैं कि हम क्या क्या करेंगे, हम कौन सा प्रोडक्टिव काम करेंगे, कौन सा स्किल सीखेंगे। लेकिन जो दूसरी तरह के लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम हफ्ते वाले दिन नींद पूरी करेंगे, संडे वाले दिन हम फलां चीज़ करेंगे। तो इट्स अप टू यू कि आप अपना वीकेंड किस तरह से गुजारना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस कर देती हूँ कि आपको वीकेंड पे क्या क्या करना चाहिए। जो लोग डाइट कर रहे थे, मुझ जैसे लोग, क्योंकि टीवी पर आने के लिए आपको पतला दुबला होना बहुत ज़रूरी होता है और उसके साथ साथ ऐसी डाइट का इस्तेमाल करना जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेहतर हो, ज़रूरी भी होता है। तो हम जैसे लोग क्या करते हैं कि हम लोग मंडे से लेके फ्राइडे तक भरपूर डाइट करते हैं कि चीनी वाली चाय नहीं पीनी, उसके साथ साथ मीठा अवॉइड करना है और चावल नहीं खाने। तो हफ्ते और इतवार को हम अपने डाइट प्लान्स को करते हैं साइड पे। हम लोग चीनी का इस्तेमाल भी करते हैं, हम लोग चावल भी खाते हैं और भरपूर जो कहते हैं ना चीटिंग करना, हम वो चीटिंग करते हैं और अपनी तमाम क्रेविंग्स को हम पूरा करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या फिर स्कूल्स जाते हैं, तो वो कुछ स्किल सीख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग इंग्लिश सीख रहे होते हैं। तो जब मंडे टू फ्राइडे आपके पास टाइम नहीं होता क्योंकि आपने साइंस को भी प्रिपेयर करना है, आपने मैथ्स को भी प्रिपेयर करना है, आपने सोशियोलॉजी को भी प्रिपेयर करना है, तो आप इस दिन उस स्किल को आप सीख सकते हैं। तो अपना जो वीकेंड है कोशिश किया करें कि प्रोडक्टिव गुजारा करें, लेकिन नींद भी ज़रूरी है। अगर आप इन तमाम वर्किंग डेज में अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते तो आप वीकेंड पे अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। 12-13 घंटे सोना, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपना वीकेंड अच्छे तरीके से गुजारा करें। अब मैं थोड़ी सी बात कर लूँ कि लाहौर शहर की क्या सूरत हाल है, कि लाहौर शहर में हो क्या रहा है। स्मोक की वजह से जो लाहौरी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। आज भी जब मैं ऑफिस आ रही थी तो स्मोक भरपूर थी और जब हम खबरें भी पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें कहा जाता है कि एहतियाती तदाबीर पर आप अमल करें, तमाम तर SOPs पर अमल करें। हुकूमत इस हवाले से काम कर रही है, लेकिन हुकूमत अवाम को भी एडवाइस कर रही है, तलकीन कर रही है कि वो तमाम तर SOPs पर अमल करें। मैं भी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आप ग्लासेस का इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि स्मोक की वजह से आप कई बीमारियों में आप मुब्तला हो सकते हैं। लाइक आपकी आंखों में जलन होगी, आपको सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है और उसके साथ साथ दीगर अमराज में भी आप मुब्तला हो सकते हैं। क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं और आप स्मोक को देखते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि स्मोक और फोक में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि स्मोक और फोक बेसिकली है क्या। तो जो आपकी आंखों को जलन दे, जिसमें आप अपनी आंखें ना खोल सकें या आपको सांस लेने में दुश्वारी हो, तो कोशिश किया करें कि आप बाहर ना निकलें। लेकिन अगर आपने बाहर निकलना है, ज़रूरी काम है, जैसे बहुत से ऐसे मजदूर हैं जो कि बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के उन्हें काम करना पड़ता है, जो सब्ज़ी फ़रोश हैं, फल फ़रोश हैं, तो उनको चाहिए कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ ग्लासेस का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि बाहर ना ही निकलें। तो इट्स बेटर कि जब स्मोक कम हो जाए तो उसके बाद आप बाहर निकलें। हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया इस हवाले से काफ़ी काम कर रही है। अगर मैं ज़िला इंतज़ामिया के हवाले से आपको बताऊं तो जो तमाम ACs हैं वो काफ़ी मुतहरिक हैं, अपने इलाकों में वो दौरे कर रहे हैं और सनती यूनिट्स जो कि धुआं छोड़ते हैं जिसकी वजह से आलूदगी पैदा होती है, तो वहाँ पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उसके साथ साथ भट्टों के हवाले से कहा जाता है कि जिन भट्टों पर ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर अमल दरामद नहीं हो रहा, वो भट्टे जो हैं वो आलूदगी पैदा कर रहे हैं। तो उन भट्टों के खिलाफ भी कार्रवाइयों का सिलसिला
सिलसिला जारी है और वो गाड़ियां जो कि धुआं छोड़ती हैं, जहरीला धुआं छोड़ती हैं, उन गाड़ियों को बंद करने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन उसके साथ साथ मुझ पर भी एक जिम्मेदारी आयद होती है, जो मुझे देख रहे हैं लाहौरी, उन पर भी एक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो तमाम तर SOPs पर अमल करें, तमाम तर चीजें अपनाएं, बाहर ना निकलें। और अगर आप अपने आसपास ऐसी एक्टिविटीज देख रहे हैं, ऐसी गाड़ी आप देख रहे हैं जो कि जहरीला धुआं छोड़ती है, या आपके आसपास कोई ऐसी फैक्ट्री है जहां से जहरीला धुआं निकलता है, तो आप जिले इंतजामिया को इन्फॉर्म करें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। तो स्मोक से अपने आप को बचाना है। एक तो स्मोक का खतरा है, उसके साथ साथ लाहौरियों को डेंगू का भी खतरा है। डेंगू केसेस में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है और लाहौरी इसका शिकार हो रहे हैं। हालांकि 2011 में डेंगू की एक भरपूर वेव आई थी, जिसके बाद 2018 तक डेंगू पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया था, लेकिन अभी 2021 में भी डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और उसके साथ साथ ये भी आपको बताती चलूं कि अस्पतालों में भी बदतर सूरत हाल है। जो डेंगू वार्ड्स हैं वहां पर आप देखेंगे कि एक एक बेड पे 3-3 मरीज लेटे हुए हैं, क्योंकि रिसोर्सेज कम हैं और डेंगू केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। ये भी तलकीन करूंगी आपको कि जो तमाम तर SOPs हैं उन पर आप अमल करें, तमाम तर SOPs को अपनाएं, क्योंकि अगर आपने खुद को डेंगू से बचाना है तो आपने अपने लिए ही SOPs पर अमल करना है। हुकूमत इस हवाले से भी काम कर ही रही है, लेकिन साथ ही साथ जो आगाही मुहिम है वो भी जारी है। आप भी देखते होंगे कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट कॉलेजेस में सेमिनार्स का इनकाद किया जाता है, वॉक का एहतमाम किया जाता है, ताकि डेंगू के हवाले से आवाम को आगाही दी जाए। तो यहाँ पर ब्रेक हूं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। आपने जाना नहीं, साथ रहना है। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, वक्त जाया किए बगैर आज के टॉपिक की जानिब आते हैं। नाजरीन, आपने ऐसे बहुत से कपल्स देखे होंगे, ऐसे बहुत से जोड़े देखे होंगे जो आपको डिप्रेस नजर आएंगे, एंजाइटी का शिकार नजर आएंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी में औलाद जैसी खुशी नहीं होती है। बहुत से फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि औलाद क्यों नहीं हो पा रही, लेकिन आजकल जो मेडिकल साइंस है वो बहुत तरक्की कर चुकी है। तो मेडिकल साइंस के इस्तेमाल से उन तमाम कपल्स के चेहरों पर खुशियां वापस आ सकती हैं। आज हम इसी पर ही बात करेंगे। तो अपनी मेहमान का तारुफ आपसे करवाए चलती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अफशा, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है और 23 साल से अफशा मेडिकल सेंटर पर काम कर रही हैं, और जितने केसेस इनके पास आते हैं 98 सक्सेस रेट है इनका। तो हमने कहा कि इनको जल्दी से इनवाइट करते हैं। जो ऑडियंस हमें देख रही है, जो कि इन तमाम तर चीज़ों को फेस कर रही है, उनकी जो मुश्किलात है उनको कम किया जा सके। डॉक्टर अफशा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, बहुत प्यारी लग रही हैं आप भी बहुत स्मार्ट लग रही हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हमने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे दिए। मिशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा डॉक्टर अफशा साहिबा, जो पहला सवाल मैं करूंगी, ऐसी बहुत सी ख़वातीन होती हैं जो आपके पास आती होंगी कि हमें औलाद नहीं हो रही, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, इवन ऐसी ख़वातीन भी आती होंगी जिन्हें 15 साल 16 साल हो जाते हैं, लेकिन औलाद नहीं हो पाती। बच्चे खुशियां तो होते हैं, एक प्लेजर होता है आपके लिए, और हर कपल चाहता है कि उनकी ज़िंदगी में बच्चे हों ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी सके। लेकिन ऐसे कपल्स भी होते हैं जिनको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करूँगी कि वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं किसी भी खातून में? देखें, जो अक्सर ख़वातीन और मेल हज़रात दोनों आते हैं मेरे पास कपल, तो सबसे पहले जो उनमें प्रॉब्लम्स 1 साल या 2 साल तक अगर आपके बेबीज़ नहीं हुए हैं तो डेफिनेटली आपको हार्मोनल प्रोफाइल करवानी चाहिए, हार्मोनल टेस्ट करवाने चाहिए। तो मैं देखती हूँ अक्सर ख़वातीन में, बच्चियों में, कि शादी को 6 महीने ही होते हैं तो वो डॉक्टर्स के पास जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये है कि उनके प्रॉब्लम, जहाँ तक आप बात करें गुड़िया, तो ये होता है कि डिफरेंट हर पेशेंट का डिफरेंट केस होता है। जैसे कुछ ख़वातीन आती हैं हमारे पास ट्यूब ब्लॉकेज के साथ, कुछ आती हैं हार्मोनल प्रॉब्लम के साथ, कुछ आती हैं एगोवुलेशंस नहीं हो रहा होता, तो और कुछ मेल्स में प्रॉब्लम होती है, एंडोस्पर्मिया के पेशेंट्स होते हैं। तो डेफिनेटली ये इस तरह के केसेस होते हैं। फिर हम जब उनके टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो टेस्ट स्टडी करने के बाद हम डिफाइन करते हैं कि भाई आपका ये प्रॉब्लम है और हम ये ट्रीटमेंट करेंगे। जो मेरा ट्रीटमेंट वे है वो होम्योपैथिक है। और दूसरी ये बात की है कि मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहती हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि लोगों के जहनों में जो कॉन्सेप्ट है कि भी बहुत देर
देर से आराम आता है या ऐसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा टोटली कोर्स जो है 6 से 8 हफ्ते का है और हस्बैंड एंड वाइफ गुड न्यूज के साथ आते हैं। अच्छा। फिर मिठाई लेकर आते हैं और ये जो मेरा इतना वेट आप देख रहे हैं ना, ये इसी मिठाई वजह से मिठाई खा के। अच्छा डॉक्टर अफशा, ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो कि अनमैरिड होती हैं, जी, जी। लेकिन एक प्रोलैक्टिन लेवल उनका जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। और अक्सर लोग कहते हैं कि इससे किसी के साथ डिस्कस मत करना। नहीं, ये एक मिथ है कि इसको किसी के साथ डिस्कस मत करना, क्योंकि जो सुनने वाला है वो उसको पता नहीं किस तरह से अज्यूम करेगा। तो बता दीजिए उन बच्चियों के बारे में कि प्रोलैक्टिन बेसिकली है क्या रोल है उसका, और क्यों डिस्कस नहीं करना चाहिए। प्रोलैक्टिन देखें बेसिकली एक हार्मोन्स है जो हमारे पीरियड्स को अनबैलेंस करता है, बैलेंस्ड करता है। अगर वो प्रोलैक्टिन लेवल आपका बैलेंस है तो आपके पीरियड रेगुलर मंथली ठीक आएंगे। लेकिन ये है कि डिस्कस नहीं करना, तो जब हम डिस्कस नहीं करेंगे तो हमारे स्टेप्स होते हैं कि जैसे अवॉइड अगर आपने किया कि ये टेस्ट नहीं करवाया, ब्लड का एक टेस्ट है, अब वो नहीं आप करवाते तो आपका बढ़ता रहता है तो उसके साइड इफेक्ट क्या आते हैं? उसके साइड इफेक्ट ये आते हैं कि आपके पीरियड इनरेगुलर हो गए, फिर आपकी हेयरिंग स्किन हो गई, फिर उसके अलावा आप फैट्स की तरफ चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटापा आ जाता है। तो ये फिर अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना शादी के बाद देखेंगे, शादी के बाद इलाज शुरू करना अपना। नहीं, शादी से पहले बल्कि इलाज करें ताकि जल्दी ठीक हो जाए। शादी के बाद तो और कॉम्प्लिकेशंस, इन्फेक्शन, यूट्रस इन्फेक्शन वगैरह आ जाता है कुछ। और दूसरी बात ये कि औरतें स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा चली जाती हैं। देखिए ज़रूरी नहीं कि आपको वो हर बच्ची का माहौल बहुत अच्छा ही मिले, कुछ प्रॉब्लम्स भी तो मिलती है ना आगे। तो वो उन प्रॉब्लम्स को फेस करते करते वो एंजाइटी और दूसरी तीसरी चीज़ों में जब वो डिप्रेशन में जाती हैं तो वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है काम। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए माओं को, मैं यही कहूँगी कि जैसे ही पीरियड अनबैलेंस है या कोई बच्ची मोटापे का शिकार 14-15 साल की उम्र में होती है तो फ़ौरन उसका थायराइड का टेस्ट और हार्मोनल प्रोफाइल करवाएं। अच्छा, हम लोगों का है ना कि हम कहते हैं जी नहीं घरेलू टोटके ये वो, डेफिनेटली घरेलू टोटके भी एक अच्छी चीज़ है, कोई ऐसी बात नहीं। हमारी माएँ भी करती थी और ठीक भी हो जाते थे हम ये वो। लेकिन आजकल इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमारी ग़िज़ाएँ भी तो चेंज हुई हैं ना। आप ये देखें कि एक ब्रायलर मुर्गी जो हम ले रहे हैं वो 26 डेज में कितनी बड़ी हो जाती है। एक छोटा सा परिंदा उसको हार्मोनल इंजेक्शन दे के 2 kg का कर लेते हैं। तो डेफिनेटली वो चीज़ें जब हमारी बॉडी में जाएंगी तो उसी तरह काम करेंगी, रिएक्ट होगा उसका। तो उनका रिएक्ट होता है। तो टेस्ट करवाने का मकसद ये होता है कि हमें प्रॉब्लम आपकी पता चले और उसके अकॉर्डिंग हम आपका इलाज करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक अहम सवाल है सोसाइटी के हवाले से है कि हमारे यहाँ ना कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा होती हैं कि पुप्पो की बेटी की शादी मामू के बेटे के साथ, मामू के बेटी की शादी चाचू के बेटे के साथ, जो कि कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा भी है क्योंकि फैमिली में ही बेटी रहती है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जी बिल्कुल, ये 3 से 4 पीढ़ियाँ जो कज़न मैरिज चली आती है तो उनमें फिर बच्चों में स्पेशल चाइल्ड आ जाते हैं। तो ये है कि उसमें पहले हार्मोनल टिश्यूज कुछ टेस्ट होते हैं, क्रॉस टिश्यूज। अच्छा। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ के जो कज़न मैरिज है उसमें ये होता है कि अगर क्रॉस टिश्यूज टेस्ट जो आपके हार्मोनल प्रोफाइल होती है हस्बैंड की स्पेशली, तो अगर वो ब्लड क्रॉस कर रहा है, आपका टिश्यूज क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हस्बैंड को कुछ मेडिकेशन और इंजेक्शन एंड एम्प्यूल्स वगैरह मिलते हैं। उन एम्प्यूल्स वगैरह के मुताबिक, उनकी मेडिकेशन के मुताबिक, उन टेस्ट के मुताबिक फिर हम उनको 3 से 4 महीने दूर रखते हैं मियाँ बीवी को, यानी अगर आप वो मिलें तो ना मिलें। ठीक है, तो उसके बाद उनके ट्रीटमेंट, हस्बैंड के ट्रीटमेंट के बाद फिर मिलने का कुछ गोल्डन टाइम देते हैं। उस टाइम को जब अवेल करते हैं, उस टाइम में जो प्रेगनेंसी होती है इंशाल्लाह कंसीव हेल्दी बेबी। तो मकसद ये होता है कि हमने हेल्दी बेबी कंसीव करना है, लेकिन हमें पहले ये देखना है कि हमारे टिश्यूज़ क्या काम कर रहे हैं। कज़न मैरिज में ये इशू होता है, लेकिन ये है कि मेजॉरिटी कोशिश करनी चाहिए कि पहले ही टेस्ट करवा ले। ये जो है ना कि आफ्टर मैरिज देखा जाएगा कि टेस्ट करवाएं, तो ये थोड़ा सा चेंज होना चाहिए कॉन्सेप्ट। क्योंकि देखें अगर बच्ची की लाइफ है या बच्चे की लाइफ है, लड़के की लाइफ भी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि भी उसका क्या मसला है कोई भी, तो उसके टेस्ट लाजमी करवाने चाहिए। अब हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है बिफोर मैरिज इस तरह का, तो बड़ा मुश्किल। अगर ऐसा होता है कि अगर कज़न मैरिजेस हो, जो बच्चा पैदा होता है उसका IQ लेवल कम होता है,
ये फैक्टर है? बिल्कुल, IQ लेवल कम होता है, इसके अलावा जिस्मानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, ऐसा भी होता है ना, अगर आप फर्स्ट कजन के साथ शादी करते हो तो बीमारियां होने का चांसेस 27% होता है। हाँ जी। अगर आप सेकंड कजन के साथ शादी करते हो तो बच्चे को बीमारियां होने का चांसेस 21% होता है। हाँ, कम तो ये रियलिटी है। हाँ जी, बिल्कुल। देखें, अब मेरी कज़न के आगे से कज़न हैं, तो यानी सेकंड कज़न कहना चाहिए, तो वो बीमारी की जो टिश्यूज क्रॉस, ब्लड क्रॉस जो होता है वो कम हो जाता है, तो उसमें ये है कि चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह खैर करने वाला है, कोई ऐसा मसला नहीं। बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए अल्लाह ताला के ऊपर कि ज़रूरी नहीं कि हर एक। आजकल इस पर काम हो रहा है, इस पर सेमिनार्स होते हैं, सेमिनार्स को समझाया जाता है कि कजन मैरिजेस ना करवाएं। बिल्कुल, अभी मैं दुबई में एक सेमिनार अटेंड करके आई हूँ लास्ट कुछ 2-3 मंथ्स बिफोर, तो वो यही इसी सिलसिले में था कि कजन मैरिज में जो टिश्यूज क्रॉस करते हैं उसके आगे जो मेडिकेशंस है वो बड़ी अच्छी इस वक्त आई हैं और बड़ा ट्रीटमेंट, लेकिन ये है कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर पाकिस्तान, तो वो थोड़ा सा है, लेकिन ये है कि करने वाले लोग करते हैं डेफिनेटली। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज तक जितने भी केसेस मेरे पास आए हैं कज़न मैरिज की वजह से या जेंडर चॉइस की वजह से, कुछ लोगों में बेटियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं कज़न मैरिज की वजह से, तो 4 बेटियां 5 बेटियां, और बेटे अगर होते हैं तो वो डेथ कर जाते हैं या वो सरवाइव नहीं कर सकते। तो उसमें फिर ये है कि हम हस्बैंड एंड वाइफ को मेडिसिन देते हैं बिफोर प्रेगनेंसी, वो पूरा हमारा ट्रीटमेंट करते हैं 6 वीक का। 6 वीक मेडिसिन खाने के बाद हम फिर उनको सिलेक्टिव डेज देते हैं, वो अवेल करते हैं तो कंसीव टू मेल बेबी एंड हेल्दी बेबी। अच्छा। और इसके सक्सेस रेट मेरे पास 95-96% है माशाल्लाह। और जो है मेरे पास प्रैक्टिस में जो 23 साल में मैं तकरीबन 20 साल से जेंडर चॉइस पे काम कर रही हूँ, और मेरे हाथ के बच्चे अब माशाल्लाह 18, 19, 20 साल के होंगे। तो मिलने आते हैं आपसे वो? हाँ बिल्कुल, अक्सर लोग आते हैं माशाल्लाह से। मेरे बल्कि एक गुजरावाला में एक पेशेंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उनके बच्चे की एज होगी 16 साल। यू बिलीव मी गुड़िया कि मैं 16 साल, कितनी खुशी होती होगी आपको देखकर। वो उनकी मदर बताती है ना, मैं जब इस बेटे को देखती हूँ, अब्दुल्ला नाम है उस बच्चे का, तो मैं अब्दुल्ला के लिए दुआ करती हूँ और साथ आपके लिए भी करती हूँ। तो मैंने कहा बस ये मैंने कमा लिया है ना कि दुआएं बहुत बड़ा क्रेडिट होती हैं आपका। तो ये है कि अरसा 23 साल में सबसे ज्यादा दुआएं ही हैं। आप लोगों की जिंदगियों में खुशियां लेकर आए हैं। खुशियां लेकर आए हैं, घर टूटने से बचाए हैं। और मेरे पास जो कपल आते हैं वो बेचारे इतने डिप्रेशन में होते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती, कोई इधर का बताता है, कोई उधर का बताता है। एक्चुअल उनकी पूरी प्रोफाइल, पूरे टेस्ट नहीं करवाते और फिर काफी डिप्रेस होते हैं, परेशान होते हैं, और घर वालों का बड़ा प्रेशर भी अच्छे नहीं होते, प्रॉब्लम्स होती हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, साथ रहना है। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। नाजरीन, जब भी माँ बाप अपने बेटे की या बेटी की शादी के बारे में सोचते हैं और वो लड़का या लड़की देखने के लिए जाते हैं तो वो उनका घर देखते हैं, लड़का करता क्या है, लड़की कितना पढ़ी है, ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमने कभी उसकी हेल्थ पर बात नहीं की है। आपने बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे जो कि थैलेसीमिया पेशेंट होते हैं, उन्हें थैलेसीमिया का मरज़ होता है। और वो क्यों होता है कि अगर माँ या बाप थैलेसीमिया माइनर हो तो उनका बच्चा थैलेसीमिया मेजर पैदा हो सकता है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बताना चाहती हूँ या अवेयर करना चाहती हूँ कि आप जब भी अपने बेटे की या बेटी की किसी के साथ शादी करवाते हैं तो चेक कर लिया करें कि जिसके साथ आप शादी करवा रहे हैं वो थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है। इसी पर ही मैं डॉक्टर साहिबा आपकी तरफ आऊँगी कि आपको क्या लगता है कि ज़रूरी है आज के दौर में, क्योंकि इतने ज़्यादा मरीज़ हैं जो कि थैलेसीमिया के मरज़ में मुब्तला हैं और थैलेसीमिया का कोई इलाज नहीं है, जब तक ब्लड मिलता रहेगा बच्चा जिंदा रहेगा। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए? बिल्कुल, बिफोर मैरिज जिस तरह आपने बात की कि हम जाते हैं, लड़के का घर देखते हैं, बच्ची क्या करती है, बच्चा क्या करता है, ये सारी चीज़ें नोटिस की जाती हैं, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि उनकी इंटरनली हेल्थ कैसी है, उनके इंटरनली हार्मोन्स कहते हैं, मेल्स कहीं एज़ोस्पर्मिया का शिकार तो नहीं है, क्योंकि ये जन्नत ऐसी चीज़ें हैं कि जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती। अगर कोई लड़का स्मोक करता है तो उसके होंठ काले होंगे, वो
वो कुछ कवर कर लेगा डेफिनेटली, लेकिन जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं आफ्टर मैरिज तो वो बड़ी क्रॉनिक डिजीज़ निकलती हैं उनकी। तो अच्छा, सिगरेट पीने से, सॉफ्ट ड्रिंक पीने से या हार्ड ड्रिंक्स पीने से आपको इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं? हो सकती हैं। अच्छा। बिल्कुल, स्मोकिंग तो किलर है आपके स्पर्म्स का। अच्छा। तो ये तो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। लेकिन और इसका ये है कि जो लोग, मैंने अक्सर देखा है कि उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जो लोग नहार मुँह सिगरेट पीते हैं, सुबह उठते सार उनका पहला काम ही ये होता है कि सिगरेट लगा लेते हैं, उनके साथ ज़्यादा इशू उनके साथ ज़्यादा इशू, क्योंकि देखें आपका स्टमक, आपका सारा बॉडी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हुआ होता है रात में, तो वो एक उसको जो हेल्दी डाइट चाहिए होती है ये, वो तो हम उसे धुआं दे रहे होते हैं, निकोटीन दे रहे होते हैं, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपका प्रॉब्लम करेगा। और दूसरी ये बात कि जो टिश्यूज़ क्रॉस टेस्ट का मैं बात कर रही हूँ कि बिफोर मैरिज, तो वो लाजमी होने चाहिए मेल्स के और फीमेल्स के। जैसे औरत के कैटामीनिया प्रॉब्लम होती है, जैसे औरत के हार्मोन इश्यूज़ होते हैं, तो वो बज़ाहिर नहीं पता चलते, बच्चियाँ खुद भी परेशान होती हैं, हेयरिंग स्किन होती हैं, लेज़र करवा लेती हैं, वो डेफिनेटली ये चीज़ें चले साथ साथ चलती रहती हैं। शादी के बाद आपने अगर प्रॉब्लम फेस करनी है तो शादी से पहले फिगर आउट कर लो कि प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है क्या। तो ये चीज़ें हमारे, मतलब मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने में आती है, और 23 साल से मैं मुसलसल इस चीज़ पे, अब थोड़ा सा चेंज हो गया है कि लोग टेस्ट करवाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि लोग टेस्ट करवाते ही नहीं हैं। जी, हमें ये महसूस हो रहा है, हमारा घबराहट हो रही है, हमारा ये फीलिंग है जी, कोई दवाई दे दें, ऐसे ही प्रिस्क्राइब कर दें, ऐसे ही दे दें। देखिए मेरी बात सुने, मतलब मैं आपको 3 महीने मेडिसिन देती रहती हूँ और मुझे पता नहीं है आपको प्रॉब्लम क्या है, कि बस आपको घबराहट हो रही है या आपका बॉडी फूल रहा है, ये रीज़न पकड़े ना कि बॉडी की। हाँ, लोग डरते हैं कि कहीं कुछ निकल ना आए, बेटे की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम पता चल जाएगी तो इलाज है, इसका हल है, और उसके मुताबिक फिर आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। अक्सर पेशेंट जो टेस्ट नहीं करवाते वो 4-4 महीने मेडिसिन खाते रहते हैं मुख्तलिफ डॉक्टर्स की, और जो पेशेंट टेस्ट करवाते हैं वो 4 से 8 हफ्ते में बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं, गुड रिपोर्ट आ जाती है। तो वो ये चीज़ है। दूसरी बात ये कि जन्नत, जैसे मैं बात कर रही हूँ कि जेंडर चॉइस की, तो उसके लिए भी हम बिफोर बिफोर प्रेगनेंसी, जब हमारे पास ऐसे कपल आते हैं जिनकी 3 बेटियां, जिनकी ये बड़ी अच्छी बात है। ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे कपल आते हैं जिनकी 3 बेटियां होती हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि बेटा पैदा हो। आपके पास ऐसे लोग भी आते होंगे जिनकी 3 बेटियां या 3 बेटे होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें बेटा चाहिए। मेरे पास अक्सर बच्चियां आती हैं जो कहती हैं हमने आपके पास से भाई लेके जाना है। अच्छा, बहनें आती हैं कि भाई चाहिए। छोटी बच्चियां 3-4 बेबीज होती हैं, तो वो अक्सर कहती हैं जी हम अपने मामा बाबा को लेकर आए हैं, हमने भाई लेकर जाना है आपसे। तो ये ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे हमारे ऑफिस में एक बच्चा है, वो काम करता है, तो वो सबको यही कहता है कि प्लीज़ दुआ करे मेरी बहन हो जाए। तो बहनें चाहिए होती हैं। तो आपके पास किस तरह के लोग आते हैं, क्या फरमाइश करते हैं, और क्या उनकी आप फरमाइश पूरी कर सकती हैं? क्या साइंस इतनी आगे चली गई है? बिल्कुल, साइंस बहुत आगे चली गई है, लेकिन ये है कि मैं पहले कुछ, मेरे पास जो कपल आते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, तो मैं उनको बिफोर प्रेगनेंसी बुलाती हूँ, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी तो डेफिनेटली कुछ नहीं हो सकता। उनको बुलाने का मकसद ये होता है कि पहले हम उनके हस्बैंड के भी और वाइफ के भी पूरा टेस्टोस्टेरोन लेवल और मिसेस का 70 डॉक्सी वगैरह सारे टेस्ट ले लिए जाते हैं। प्रोफाइल करवाने के बाद हम वो टेस्ट देखते हैं कि आपको आया हमारी मेडिसिन सूट करती है या नहीं करती। अच्छा। जो कोर्स मैं आपको 6 वीक का या 8 वीक का देना चाह रही हूँ, वो आपकी बॉडी को रिजल्ट देगा या नहीं देगा। अगर तो वो टेस्ट मेरे मुताबिक आते हैं, मैं समझती हूँ कि इसका रिज़ल्ट 100% आएगा इंशाल्लाह, तो वो मैं फिर आपको गाइड करती हूँ कि आप करें, ये कोर्स करें, क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो वो फिर मैं लोगों को, उस कोर्स में क्या मेडिसिन खानी होती है? हाँ, मेडिसिन खानी होती है। फिर उसके बाद सिलेक्टिव डेज़ मैं अवेल करने के लिए देती हूँ। वो सिलेक्टिव डेज़ जो मीटिंग डेज़ होते हैं वो अवेल करते हैं कपल, और वो महीने में 5 से 8 दिन होते हैं,
वो डेज अवेल करने के साथ साथ फिर उनको जो कंसेप्शन होती है इंशाल्लाह मेल बेबी एंड हेल्दी, और इसमें ना खातून के लिए कोई साइड इफ़ेक्ट है, ना मेल्स के लिए कोई साइड इफ़ेक्ट है, और ना आने वाले बेबी के लिए कोई साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन डिपेंड योर कंडीशन के भी आपके टेस्ट कैसे हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर हम आपको मशवरा देते हैं। अच्छा, आपने जैसा कहा कि 6 मंथ्स का कोर्स होता है। नहीं, 6 वीक का, 6 वीक का कोर्स होता है, 1.5 महीने का। अच्छा, तो उसके बाद जब वो आपके पास आते हैं तो वो कंसीव कर चुके होते हैं? नहीं, मैं खुद सिलेक्टिव डेज देती हूँ। अच्छा, फिर वो उसके मतलब 4 से 8 हफ्ते लगते हैं ना। फिर उनको जब 6 वीक के बाद हम देते हैं डे सिलेक्टिव, तो फिर नेक्स्ट जो पीरियड्स होते हैं तो उसमें। तो 6 वीक्स में आपकी सिटिंग्स कितनी होती है उनके साथ? उनके साथ मेरी 2 या 3 सिटिंग्स होती हैं, 15 हर 15 दिन के बाद। ठीक है। और ये बताइएगा कि जब वो कंसीव कर लेते हैं और बेटा पैदा हो जाता है या बेटी पैदा हो जाती है तो उनका क्या रिएक्शन होता है, किस तरह से आपके पास आते हैं? बड़ा मतलब हैप्पी मोमेंट होता है वो ना, उसका मतलब लफ्ज़ों में बयान तो नहीं मैं कर सकती, लेकिन जो दुआएं होती हैं ना उस वक्त जन्नत वो। और स्पेशली अक्सर पेशेंट तो जब उनको न्यूज़ पता चलती है कि बेटा है या बेटा हुआ है, तो मेरी तो एक पेशेंट थी कि 4 बेटियां थी, उनको अल्लाह ने बेटा दिया, उन्होंने ट्रीटमेंट किया, वो शॉक्ड में चली गई। वो अच्छा। यकीन करेंगे वो डर से ना उन्होंने कोई प्रेगनेंसी के दौरान कोई अल्ट्रासाउंड कोई सी डॉक्टर से ये नहीं पूछा कि बेटा है या बेटी है, बस वो। तो अगर कोई मुझे देख रहा है, अगर वो बेटा चाहता है या बेटी चाहता है तो वो डॉक्टर अफशा से राबिता कर सकता है। उनके तमाम मसाइल के जो हल है वो इनके पास मौजूद है। हाँ बिल्कुल, हम टेस्ट करवाएंगे और आपको बताएंगे कि आप क्या करो। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली जेंडर चॉइस की। डाइट के बारे में बता दीजिए कि डाइट कितनी ज़रूरी है? डाइट बहुत ज़रूरी है, बल्कि डाइट ही तो ज़रूरी है। अच्छा, किस तरह का फूड खाना चाहिए? अच्छा, बच्चियों में मैं जो प्रॉब्लम देखती हूँ कि बच्चियाँ ना कोई अपने टेस्ट करवाती हैं, ना कोई चेकअप करवाती हैं, ना किसी डॉक्टर से डिस्कस करती हैं, और जाकर अपना मेटाबॉलिज्म सिस्टम का कोई टेस्ट नहीं उनका होता और वो अपना डाइटिंग शुरू कर देती हैं। हाँ। आप कुछ चीज़ें देखें, हमारा वेट बढ़ने की 3-4 काजेज़ होती हैं। कुछ लोगों का नमक के साथ वेट बढ़ता है, नमकियात ज़्यादा, हाँ, या नमकीन चीज़ें आप ज़्यादा खा रहे हो, या नमकियात आपको वो कर रहे हो, प्रॉब्लम कर रहे हो। तो कुछ बच्चियों का वेट बढ़ता है चीनी के साथ, और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ये वो इसका। तो वो हार्मोनल जब टेस्ट होते हैं तो वो आपको डायग्नोज करता है कि आपका वेट किस चीज़ से बढ़ रहा है। अच्छा। तो आप वो चीज़ एक छोड़ेंगी, जैसे गंदम से किसी का बढ़ता है, किसी का नमक के साथ बढ़ता है, किसी का मीठे के साथ बढ़ता है, या ऑयल के साथ बढ़ता है। यही 4 चीज़ें हैं, ठीक है। वेट 4 चीज़ों के साथ बढ़ता है। जी ये कहना जी आलू छोड़ दिए, चावल छोड़ दिए, रोटी छोड़ दी, ऐसा नहीं है। आप चावल खाएं लेकिन नमक ना डालें उसमें, तो आपका वेट एकदम। मेरा अपना ज़ाती वेट 109 kg था आज से 2 साल पहले। अच्छा। तो मैंने कम किया है 41 kg। तो मेरा अभी 69-70। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अगर कोई खातून मोटी है या मोटापा है या फैट है तो उसके लिए कंसीव करना मुश्किल होता है? बिल्कुल, फैट्स बहुत काउंट करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के लिए, हर्डल डालते हैं। एक तो आपको ट्यूब ब्लॉकेज हो जाती है, चर्बी की लेयर्स आ जाती हैं, आपकी ट्यूब्स आसपास से दब जाती हैं ना, ये तो बिल्कुल बाल के बराबर होती हैं चीज़ें। तो लोअर बेली फैट्स ख़वातीन में है भी ज़्यादा, तो उसमें ये है कि ये बिल्कुल तो आप क्या सजेस्ट करती हैं उन्हें कि पहले आप अक्सर पेशेंट्स वर्कआउट करें, वज़न कम करें, अपना वज़न कम करें, लेकिन ये कह देना कि भी आप अपना वज़न कम करें, डेफिनेटली अगर वो कम कर सकते तो वो हमारे पास क्यों आती। लेकिन उसमें ये मेटाबॉलिज्म सिस्टम का जो टेस्ट होता है, और या AMH का टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें आपका पूरा वो सर्कल पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ आप फैट अडॉप्ट कर रहे हो। तो वो फिर हम चीज़ें छुड़वाते हैं, कुछ वर्कआउट देते हैं, ये वो मतलब 3 से 4 महीने में कम से कम हमारी ख़वातीन 20 kg वेट लॉस करती हैं, और उसके पैटर्न के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम उनको, अगर मर्द में मोटापा है
तो वो भी मर्दों तमाम कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो सकता अच्छा। है, बिल्कुल। वो बल्कि वो प्रीजेकुलेशन का शिकार हो जाते हैं और उनकी टाइमिंग ये वो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फैट्स तो वैसे ही किलर है आपकी हेल्थ का, खूबसूरती का, ये वो, लेकिन इंटरनली भी आपको बहुत, काफ़ी लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उनका फैट नहीं जाता। वही ना कि उन्होंने टेस्ट वगैरह नहीं कोई करवाए होते, मेटाबॉलिज्म सिस्टम उनका बिल्कुल नॉर्मल होता है, नॉर्मल नहीं होता है, और उनका प्रोलैक्टिन लेवल जैसे आपने बताया शुरू में हमने बात की कि हाई हो जाता है। तो वो ये सारी चीज़ें हैं कि भी ये प्रॉब्लम करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ऐसा होता है जब आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, बैलेंस नहीं होते, तो वो आपको कहते हैं कि आप MRI करवाएं। हाँ जी, इसका क्या लिंक है? MRI दिमाग से सारे हार्मोन्स आते हैं, इसलिए दिमाग से सारे हार्मोन आते हैं, लेकिन MRI बहुत आगे जाके करवाना पड़ता है। लेकिन अगर आप स्टार्ट में ही हार्मोनल प्रोफाइल सारी करवा लें तो वो आपको पता चल जाती है। हाँ, आपकी मेडिकेशन देने के बाद भी ना ठीक हो तो फिर उसमें हम जाते हैं कि लेकिन मैंने जो हार्मोन डिस्टर्बेंस देखी है स्पेशली ख़वातीन में और उन मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल जिनका मेल्स का बहुत बढ़ जाता है या बहुत लोअर चला जाता है, बहुत लोअर चला जाता है, तो मेल्स में ना तो वो टेंशन या हाइपर डिप्रेशन होते हैं। अच्छा। कि वो ऐसी जगह जॉब करते हैं या ऐसा उनका हार्ड वर्क है या घर का माहौल ऐसा है कि वो हर वक्त किसी टेंशन में रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं जिसकी वजह से उनका हार्मोन टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना लो चला जाता है जिसकी वजह से उनके स्पर्म्स डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो वो जब अपने पार्टनर के साथ मीटिंग करते हैं तो उनका कंसीव की तरफ कोई चांसेस नहीं होते। इसी तरह जो ख़वातीन हैं उनमें भी प्रोलैक्टिन लेवल बहुत हाई चला जाता है, 70 डॉक्सी बहुत हाई चला जाता है, तो वो चिड़चिड़ी हो रही होती हैं, माहौल ऐसा। तो ये चीज़ है कि हम बजाय कि उस माहौल में रहें या वो चीज़ें अडॉप्ट करें, हम ये चीज़ें ठीक करें और अपने आप को थोड़ा कूल कॉम एंड रिलैक्स उसमें करें। दुनिया हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल सकती, हम थोड़ा सा दुनिया की मर्ज़ी के मुताबिक होने चाहिए। सम टाइम हम भी गलत हो सकते हैं, सॉरी और झुक जाना और अल्लाह ताला पे तवक्कल स्ट्रॉन्ग रखना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी मैटर करती हैं खुद की हेल्थ के लिए, खुद के मेंटल पीस के लिए। हाँ जी, और जब आपकी स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होते हैं और स्पेशली अल्लाह ताला पे होते हैं ना, फिर तो आप बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हैं। और मेरा जो 23 साल में एक्सपीरियंस है ना, मैं पहले अल्लाह ताला से मशवरा करती हूँ। कोई भी केस मैं अपने हाथ में लेने से पहले मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह मियाँ बस अल्लाह ताला मैं 2 नफल पढ़ूंगी, ये मेरा पेशेंट बस ठीक कर दे। और अल्लाह ताला मुझे कहते हैं ना किसी से अपने लिए दुआ करवाओ, तो वो क्या मतलब पेशेंट के लिए जब मैं दुआ करती हूँ तो मैंने खुद देखा है कि मेरी दवाई से ज़्यादा मेरी दुआ से वो ठीक हो जाते हैं कि शायद सम टाइम डॉक्टर साहब, माहवारी के दिनों में काफ़ी लड़कियाँ जो 15, 16, 17 साल की होती हैं वो शिकायत करती हैं उन्हें ओवरी में दर्द होता है, तो क्या वो नॉर्मल है? उनको नॉर्मल लें? क्योंकि अक्सर जो माएँ होती हैं वो परेशान हो जाती है कि क्यों दर्द हो रहा है, हमें तो नहीं होता था। हाँ, ये दर्द होना वाकई नॉर्मल है। एक तो हमारी एक्टिविटी ऐसे नहीं है, हम जो है थे बहुत खेलते कूदते थे, साइकिलिंग करते थे, वो बैट बॉल खेलते थे, रस्सा बड़ा कूदते होते थे ये वो। लेकिन आजकल की बच्चियों की एक्टिविटी नहीं है। पेन होने की सबसे बड़ी ये वजह है कि आप बेड रेस्ट पे हैं, यानी बच्चियाँ बैठी रहती हैं, कंप्यूटर पे बैठी हुई हैं, मोबाइल पे बैठी हुई हैं, यानी फिजिकली एक्टिविटीज नहीं है। एक तो पेन होने की ये रीज़न। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर पेन हो रहा है तो ये नॉर्मल बात है। जब आपके क्लॉट्स होते हैं और उसको धकेला जाता है तो पेन किलर आप ले सकती हैं? पेन किलर कोशिश करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। उस दौरान आपको गर्म मशरूबात ज़्यादा लेने चाहिए। स्पेशली अनमैरिड बच्चियों को मैं दवाइयों की तरफ इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती। तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। चलें डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर अफशा साहिबा, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। हमने कोशिश की कि जो घर बैठे लोग हैं जिनकी ख्वाहिश है कि उनके घर औलाद हो, या अगर उनकी 4 बेटियां हैं वो बेटा चाह रहे हैं या फिर 4 बेटे हैं बेटियां चाह रहे हैं, तो आप डॉक्टर अफशा से राबिता कर सकते हैं। मुझे जन्नत जमशेद को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज़।